Hello dear students, welcome to the ultimate studying platform StuOn. Myself Avinash Karwar and I am here to teach you physics. I have done my BTech from IIT BHU in 2017. So let's begin our today's class. चलिए तो हम लोग आज का लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, है ना। उससे पहले हम लोग पिछले लेक्चर की कुछ बातें कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। देखिए कल के लेक्चर में क्या लेक्चर था हमारा, तो हमने पढ़ा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसी एक कोई नई क्वांटिटी आती है ना, जिसमें जो टर्निंग इफेक्ट होता है टॉर्क, ये जो टर्निंग इफेक्ट टॉर्क है ये होता है आई इंटू अल्फा। ठीक, जैसे वहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसी का रोटेशनल इफेक्ट जो है फोर्स का टॉर्क हो जाता है, और टॉर्क इज इक्वल टू यानी कि रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, जहाँ पे ये जो आई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या रिप्रेजेंट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, तो इतनी चीजें तो हम लोगों ने कल की ही क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने देखा ये जो मास का रोटेशनल एनालॉग है ना, मास का रोटेशनल एनालॉग है, इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नाम दे देते हैं। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या कहा था हमने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही डिपेंड करेगी कोई भी चीज़, है ना, कि वो चीज़ कितना रोटेट कर रही है, वो चीज़ कितना रोटेट कर रही है। अब देखो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा, उतना ही उस पर टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको किसी एक पर्टिकुलर एंगुलर एक्सेलरेशन से घुमाने के लिए, है ना। यानी कि 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा उसका टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं बात। और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उतना ही उसका टॉर्क भी कम। ठीक, तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मास से डिपेंडेंट है, कि हम ये कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर जितना कम मास होगा उतना ही कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास डायरेक्टली रिलेटेड है, देखते हैं इस चीज़ को भी, है ना। तो क्या कहा हमने कि फोर्स जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन था, यहाँ रोटेशनल एनालॉग में टॉर्क आ जाता है, और टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा हो जाता है। ठीक, अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको अच्छे से समझने के लिए पहले उसका मैथमेटिकल मीनिंग समझना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा कैसे जाता है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी एक जनरल बॉडी है ना, लेट अस से कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है ना, ये स्फेयर जो है, स्फेरिकल पोर्शन जो है, ये एक कोई बॉडी है जो इस एक्सिस जो है इसके अबाउट लेट अस से कि रोटेट कर रही है, और इस स्फेयर का इस एक्सिस से डिस्टेंस आर है, स्फेयर का इस एक्सिस से डिस्टेंस आर है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पत्थर को अगर आप रस्सी में बांध के ऐसे घुमाएंगे तो वो वाला सिनेरियो जो है बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा। तो अब वो कितना रोटेट करेगा, है ना, कितना ज़्यादा रोटेट करेगा, या कितना ज़्यादा हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा उसको रोटेट कराने के लिए, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं। जैसे देखो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या लिखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ बॉडी जिसको रोटेट कराया जा रहा है, एम इज मास ऑफ बॉडी, एंड आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस किसका डिस्टेंस, तो जैसे अगर स्मॉल पार्टिकल है तो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए तो हम उस पार्टिकल को एक पॉइंट मास समझ लेते हैं और उस पॉइंट से एक्सिस का डिस्टेंस। अगर कोई बड़ा बॉडी है, अगर कोई बॉडी बड़ा है तो ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस हो जाएगा, उसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, उसके सेंटर ऑफ मास से जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है उसका डिस्टेंस हो जाएगा ये आर।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज m इंटू आर स्क्वायर, जहाँ m उसका मास है, इस बॉडी है, ये बॉडी जो है इसका लेटर से कि मास m है ना। तो अगर इसका मास m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें r क्या है, इसका डिस्टेंस, इस जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है उसका डिस्टेंस एम आर स्क्वायर। ठीक, अब जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मतलब किस बॉडी का ज्यादा होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बॉडी का कम होगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, अगर इस बॉल को मैं पास में रखूंगा, इस बॉल को यहाँ के बजाय यहाँ रखूंगा पास में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये r डिस्टेंस कम हो जाएगा, r डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा, है ना। यानी कि r अगर कम होगा तो I भी कम होगा। और अगर इस स्फीयर को मैं दूर लेके चला जाता हूँ, जिस एक्सिस से रोटेट कर रहा हूँ उससे दूर लेके चला जाता हूँ, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, r बढ़ जाएगा। यानी कि r अगर हम बढ़ाएंगे, r बढ़ाने का मतलब कि उस बॉडी का एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस था वो हम लोग बढ़ा रहे हैं, या फिर उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है उस सेंटर ऑफ मास की दूरी बढ़ा रहे हैं हम लोग, कहाँ से, एक्सिस से। तो जब r बढ़ेगा तब भी हमारा क्या बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। समझ में आ रही बात। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास से भी कई ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि वो मास कहाँ पे सिचुएटेड है, तो मास है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। अब हो सकता है कि एक मैं बहुत बड़ा मास लेके आ जाऊं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, लेकिन वही मैं उस मास को, ये r बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखूंगा, है ना, r को बहुत ज्यादा, उस मास को बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखूंगा तो बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और उसी मास को बहुत कम डिस्टेंस पे लेके आ जाऊंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम है तो आपको टॉर्क भी कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली I इंटू अल्फा। यानी कि जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको आप रोटेट आसानी से कर पाओगे, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको रोटेट करने में दिक्कत होगी। इसी एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को भी समझ सकते हैं कि जैसे पत्थर आपने लिया है, रस्सी में बांधा है, अब रस्सी की जितनी लेंथ कम होगी उतना ही आप फ्रीडम के साथ उसको घुमा पाएंगे, उतना ही फ्रीडम के साथ घुमा पाएंगे। और जितनी रस्सी आप बड़ी लेते जाएंगे, जितनी रस्सी की लेंथ है ना बड़ी लेते जाएंगे, उतना ही आपको उस पत्थर को घुमाने में डिफिकल्टी आएगी। कि जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हुआ उतना ही टर्निंग इफेक्ट मुश्किल हो जाएगा, उतना ही टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ उतना ही आपको टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, और उतना ही टर्निंग इफेक्ट उस बॉडी का ज़्यादा हो सकता है। यानी कि ये जो बॉडी रोटेट कर रही है, करेगी नहीं करेगी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। एक तो मास पे, इस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इस मास पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरा कि कितने डिस्टेंस पे वो मास सिचुएटेड है, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है उस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। तो समझ में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लो अब कोई गेट है ना, कोई गेट है, जिस गेट का मास हम लोग सेम रख लेते हैं, गेट का मास सेम रख लेते हैं। मान लो लोहे का गेट है और गेट का मास सेम है, और जिसके अबाउट उस गेट, ये जो गेट है ये मान लो किसी एक पर्टिकुलर हिंज रहेगा, उसके अबाउट ऐसे रोटेट करेगा ये गेट, है ना, उसके अबाउट ये रोटेट करेगा। ठीक है भाई, रोटेट करेगा। किस केस में रोटेट करना टफ होगा? अब देखिए दो केस लेते हैं हम लोग, दो केसेस के जरिए से समझते हैं कि किस केस में इसको रोटेट करना मुश्किल होगा। एक, इसका ज्यादातर मास जो है इस हिंज के पास में लेके आ जाऊंगा। इस गेट का ज्यादातर मास, मतलब ऐसा समझ लो कि लोहे का ही है, बट डेंसिटी लोहे की इस हिंज के पास में ज्यादा रख देता हूं और हिंज से दूर डेंसिटी थोड़ी कम रख देता हूं। मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। मान लो इसका 5 kg मास है, 5 kg में से हिंज के पास में मैंने थोड़ा डेंसिटी बढ़ा दिया, 3 kg रख दिया, और हिंज से दूर मैंने 2 kg रख दिया। तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा, है ना, एग्जैक्टली बीच में आने के बजाय किधर शिफ्ट हो जाएगा, हिंज के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मास ज्यादा रहेगा और यहाँ पे मास थोड़ा कम रहेगा। तो अब इसको रोटेट करो, प्रैक्टिकली सोच के देखो कि इसको रोटेट किया हम लोगों ने, ठीक है, ये एक केस हो गया। दूसरा केस ले लिया अब हम लोगों ने। दूसरे केस में क्या किया कि हिंज से जो दूर वाला एंड है वहां पे मास ज्यादा ले लिया। वहां पे क्या किया, वहां पे, सॉरी मास नहीं, वहां डेंसिटी ज्यादा ले ली गई है।
और इस तरफ जो हिंज के पास वाला पोर्शन है यहाँ पे डेंसिटी कम ले ली गई है। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ 2 kg है और पूरा पूरा जो है हिंज से जो दूर वाला एंड है वहां 3 kg है। तो इस बार क्या हुआ, जस्ट उल्टा हो गया कि बाहर की तरफ 3 kg मास है, यानी कि मास ज्यादा है और अंदर की तरफ कम है। इस वाले केस में उसको रोटेट करना आसान रहेगा। किस वाले केस में रोटेट करना आसान रहेगा, खुद सोच के देखो किस वाले केस में आसान रहेगा। क्या मास जिसमें बाहर के साइड ज्यादा है उसको आसान से रोटेट कर पाओगे, या मास जिसमें हिंज के पास में, यानी कि जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है उसको हिंज मान लिया हमने, हिंज के पास में जितना मास ज्यादा है उसको रोटेट करना आसान है। जायज सी बात है कि हिंज के पास में जिस पे मास ज्यादा होगा उसको आप आसानी से रोटेट कर पाओगे, उसको आप आसानी से रोटेट कर पाओगे। क्यों आसानी से रोटेट कर पाओगे, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो टॉर्क कम लगाना पड़ेगा, बिकॉज टॉर्क इज डायरेक्टली इक्वल टू आई इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कैसे हो गया भाई, मास तो 5 kg था तो मास 5 kg रखा हम लोगों ने। अब आर स्क्वायर की जब बात आएगी तो आर मैंने क्या कहा कि आर उस बॉडी का, तो बॉडी बड़ा हो गया हमारा, तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होगा। आर क्या होगा, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होगा उस एक्सिस का। तो जब 3 kg पास में है तो सेंटर ऑफ मास हल्का सा हिंज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जब 3 kg मास दूर है तो सेंटर ऑफ मास हल्का सा दूर वाले एंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में आर बढ़ जाएगा और जिसमें मास पास में है उस वाले में आर घट जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो एक केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ और एक केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। तो इतना तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस वाले केस में टॉर्क ज्यादा लगाना पड़ा और किस केस में टॉर्क कम लगाना पड़ा। तो थोड़ा फील आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो टर्निंग इफेक्ट है वो इंपैक्ट हो रहा है ना। तो आर को हम क्या लिखेंगे, आर इज द distance of center of mass, distance of center of mass, r is the distance of center of mass, या center of mass है, center of mass of the body from the axis। अब कौन से एक्सिस की बात करेंगे हम लोग, जिस एक्सिस के अबाउट हमारा बॉडी रोटेट कर रहा है उस एक्सिस की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो आर के बारे में भी हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आर आखिर में कौन सा डिस्टेंस होता है। तो आर कौन सा डिस्टेंस होता है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, तो ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड किया, एम पे डिपेंड किया और आर पे डिपेंड किया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होगा। इतनी सी तो हमें बात समझ में आ ही रही है ना। स्क्वायर बॉडी है तो उसका अलग होगा, ट्रायंगल बॉडी है तो उसका अलग होगा, स्फेयर बॉडी है तो उसका अलग होगा, क्योंकि सबका सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पे आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। मास डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 तरह का होता है। पहला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम यानी कि डिस्क्रीट सिस्टम के लिए, कि एक्सिस है, एक्सिस से m1 m2 m3 m4 इस तरीके के अलग अलग मासेस जो हैं वो रखे हुए हैं। पॉइंट मासेस मान सकते हैं हम, अलग अलग पॉइंट मासेस जो है किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कुछ डिस्टेंस लेटस से एक r1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक r2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक r3 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये जो सिस्टम बनेगा कंबाइनिंग मास m1 m2 और m3, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाएगा, है ना। मान लो ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है, इस एक्सिस से इस एक्सिस को अगर आप घुमाएंगे तो अब ये तीनों मास भी घूमेंगे। तो तीनों मास का अगर हमें कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का, कि m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 स्क्वायर। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो ये कहाँ तक चला जाएगा, mn इंटू rn स्क्वायर।
mn इंटू rn स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? फॉर्मूला वही है, m1 इंटू r1, ठीक। उसी को हमने कैरी ऑन किया है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ दिया गया है कि अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या था? स्केलर क्वांटिटी था, मास का ही एनालॉगस फॉर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तब तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली जोड़ सकते हैं ना, हमें वेक्टर एडिशन करने की तो जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डायरेक्टली ऐड अप कर दिया, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर, वेयर आई बिलोंग्स टू 1, आई इक्वल टू 1 to n। अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो 5 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो आई इक्वल टू 1 to 5, यानी कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, कहाँ तक? डॉट 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 m5 इंटू r5 स्क्वायर तक। ये किसके लिए हो जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए हो जाएगा, यानी कि मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका किसी किसी डिस्टेंस पे। अच्छा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेटेस्ट से कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे ये हमने एक एक्सिस ले ली, अब इस एक्सिस के अबाउट लेटेस्ट से कि दो पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं, है ना? दो पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं। कैसे रोटेट कर रहे हैं? एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक। लेटेस्ट से कि दोनों का डिस्टेंस जो है, दोनों का डिस्टेंस कितना है? a है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से a है। मास मान लेते हैं, इसका भी m मास है और इसका भी m मास है। तो अब इन दोनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर ये दोनों मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो क्या कहा हमने? दो मासेज हैं, दोनों का एक्सिस से डिस्टेंस दिया हुआ है a, तो आई नेट विल बी इक्वल टू m1 इंटू r1 स्क्वायर, इसके लिए लिखा हमने m इंटू ए स्क्वायर, प्लस इसके लिए भी लिखेंगे क्या? m इंटू ए स्क्वायर, m इंटू ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? नेट 2m इंटू ए स्क्वायर, ये हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है, दैट इज कंटिन्यूअस मास सिस्टम, है ना? कि मास इस तरीके से, है ना, डिस्क्रीट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि एक मास यहाँ रख दिया, एक मास वहाँ रख दिया, एक मास फिर इधर रख दिया। अगर इस तरीके से ना होके अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि स्फेयर के केस में हो जाएगा, डिस्क के केस में हो जाएगा, एक सिलेंडर के केस में हो जाएगा, उसमें क्या होता है कि मास यूनिफॉर्मली एक स्ट्रक्चर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब उस स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ दिया गया आपसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ा है कि m इंटू आर स्क्वायर, जहां पे m उस बॉडी का मास था और r उसका सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस था। तो कोई भी बॉडी का अगर इस तरीके से पूछ दिया जाए तो हम क्या करें? अच्छा, उस पूरी बॉडी का, है ना, उस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हमें पता है, और मास भी पता है हमें कि मास भी कितना होगा। बट अब कोई ऐसा बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास ही नहीं पता हमें, या फिर किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है तब यही नहीं पता हमें। उस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दैट केस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डीएम, आर स्क्वायर इंटू डीएम। अब ये ध्यान से देखो, आर स्क्वायर इंटू डीएम, डीएम का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा मास, पॉइंट मास। डीएम का मतलब पॉइंट मास होता है, और आर स्क्वायर अगेन क्या हो गया? आर स्क्वायर यानी कि आर फिर से वही डीएम का डिस्टेंस हो गया जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसे स्मॉल 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 डीएम की वजह से जोड़ दूं तो मुझे टोटल एम की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। समझ रहे हैं? लेट अस से कि जैसे एक ये सिलेंडर है ना, ये हमारा एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, इसके
एग्जैक्टली जो सेंटर है वहां से एक एक्सिस पास कर रही है और उसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है। इसका अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करने में, ये एक पार्टिकल तो है नहीं कि पार्टिकल हमने देख लिया कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे है और ये पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो m इंटू आर स्क्वायर कर दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया हमें। ऐसा तो कर नहीं सकते ना। तो क्या करेंगे हम, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल इमेजिन करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल इमेजिन करेंगे और उनका डिस्टेंस लिखेंगे कि इस एक्सिस से उनका डिस्टेंस कितना है, और फिर आर स्क्वायर डी एम लिख के क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उस पूरे बॉडी के लिए। जैसा देखिए यहाँ पे समझाया भी गया है एक एग्जांपल लेके। क्या किया गया है कि सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है इसमें इस रॉड के अबाउट। ये एक रॉड है, इस रॉड का ये जो एक्सिस एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये रॉड घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, हम मान लेंगे कि एक छोटा सा पार्टिकल जिसका लेंथ क्या होगा, dx होगा, वो एट अ डिस्टेंस ऑफ x या एट अ डिस्टेंस ऑफ r प्रेजेंट है किससे, एक्सिस से। तो एक्सिस से कोई भी dx पार्टिकल अगर प्रेजेंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिख ही सकते हैं। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पे ये m कितना हो जाएगा, उस छोटे पार्टिकल का मास, छोटे पार्टिकल का मास कितना होगा, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू पार्टिकल का लेंथ, पार्टिकल का लेंथ कितना है, dx है, इनटू आर स्क्वायर, यानी कि उस पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, लेट अस से कि x डिस्टेंस है, लेट अस से कि x डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनटू एक्स स्क्वायर। समझ रहे, तो डी इंटीग्रेट कर देते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m बाई एल, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हो जाएगा m बाई एल, इसको बाहर लिख लेते हैं, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो देखो यहाँ डायग्राम में जो सबसे पहला पार्टिकल होगा वो एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 प्रेजेंट होगा और जो सबसे फारदेस्ट पार्टिकल होगा वो एट अ डिस्टेंस ऑफ l। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा किसके लिए, कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए। अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के जरिए हम लोग और अच्छे से समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैसे फाइंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम शोन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है हमें, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को बोला गया है कि इसका साइड कितना है, साइड ए है, ठीक। अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिस प्लेन में है उसकी ये एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, यानी कि एक्सिस अगर हम इस प्लेन में है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, तो हालांकि हमें दिख रहा है ये सेम प्लेन में, बट ये दोनों चीजें सेम प्लेन में नहीं होगी। कैसे होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग फाइंड करेंगे, आई नेट, क्या लिख सकते हैं आई नेट की वैल्यू, आई नेट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ऑल द पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तीनों की वजह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू लिख देंगे हम लोग, है ना। तो I1 की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, I1 यानी कि मास 1 को हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, है ना। तो M1 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, M इंटू इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 0, mr स्क्वायर में r कितना है, इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए हो गया।
फिर सेकेंड मास पे चलते हैं, तो सेकेंड मास का मास अगेन m, मास कितना है m, इनटू इसका डिस्टेंस कितना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहां से यहां तक डिस्टेंस अगेन कितना हो जाएगा a, यानी कि a स्क्वायर प्लस I3 अगेन कितना हो जाएगा, मास ऑफ 3 जो कि m दिया, और इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से अगेन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उस एक्सिस से हमारे मास जो है कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, हमें तो पहले ये फाइंड करना है, हमें पहले ये फाइंड करना है। और क्वेश्चन को देखिए अच्छे से समझना है कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसमें इस एक्सिस के अबाउट पूछा था, जिसमें ये एक्सिस और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्लेन सेम नहीं है, इसी प्लेन में नहीं रोटेट कर रहा है ये ट्रायंगल। अगर इस प्लेन में रोटेट कर रहा होता तो सिनेरियो कुछ और हो जाता, उस केस में क्या हो जाता, सिनेरियो कुछ और हो जाता, और डिस्टेंस जो है फिर ये ए डिस्टेंस फिक्स नहीं रहते। हमारे केस में क्या था कि ये ट्रायंगल एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि एक्सिस हमारी ऐसी थी और ट्रायंगल ऐसे रोटेट कर रहा, ऐसे रखा हुआ था, जिसका एक पॉइंट मास जो है इस एक्सिस पे फिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन अगेन पूछा गया है। इस बार क्या है, एक स्क्वायर रख दिया गया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम शोन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के ये इसका जो प्लेन है फिर से परपेंडिकुलर, जैसे ट्रायंगल में था सेम इसमें भी है कि एक्सिस हमारी ये है और स्क्वायर जो है वो इस प्लेन में रखा हुआ है, तो इसके अबाउट कितना होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हम लोग क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 लिखेंगे। ठीक, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 क्या होगा, तो I1 क्या होगा, इस एक्सिस से है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास m1 का, m2 का, m3 का और m4 का, है ना। तो परपेंडिकुलर ये बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इसको 3D में इमेजिन कर लीजिए कि दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर होंगे, जो एक्सिस है और जो मास है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो परपेंडिकुलर होंगे तो अब ये डिस्टेंस, टोटल डायगोनल का लेंथ हमें पता है कितना होता है, √2a, यानी कि हाफ का लेंथ कितना हो जाएगा, √2a/2, √2a/2। तो अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस भी पता है इस मास का और मास तो पता ही है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसमें क्या है, मास अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए हैं, तो उन मास का जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो निकाल के हम लोग प्रोडक्ट ले लेंगे। तो पहले के लिए हो जाएगा m, मास तो सेम है सबका, मास m इंटू √2a/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे सिमिलर 4 मासेस रखे हुए हैं और चारों बिल्कुल सिमेट्रिक रखे हुए हैं इस एक्सिस से, तो इंटू 4 कर सकते हैं हम लोग, है ना, इंटू 4 कर सकते हैं। तो 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 4 कट जाएगा, √2 जो है वो 2 बन जाएगा, तो अगेन हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू m इंटू a स्क्वायर, 2 इंटू m इंटू a स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई नेट हमने फाइंड कर दिया, आई नेट क्या हो जाएगा, 2ma²। ठीक, इसी में एक और केस ले रखा है, देखिए इसमें क्या है कि अब ये जो एक्सिस है वो एक्सिस एक साइड से ही पास कर रही है, एक्सिस जो है वो वन ऑफ द साइड से ही पास कर रही है, जो यानी कि एक साइड जो है उसी को एक्सिस बना दिया गया है। यानी कि अब ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी एक्सिस है और जो स्क्वायर है वो स्क्वायर भी ऐसे रोटेट कर रहा है। पहले कैसे रोटेट कर रहा था, ऐसे रोटेट कर रहा था, अब ये एक साइड हो जाएगी और स्क्वायर इसी के अबाउट रोटेट करेगा, है ना, स्क्वायर इसी के अबाउट रोटेट करेगा। तो आई नेट कितना होगा, जल्दी से सॉल्व करके बता दो। इस केस के लिए आई नेट कितना लिखना चाहिए, फिर
लाइक डोर, एग्जैक्टली जैसे डोर होता है हमारा, ठीक उसी तरीके से, है ना। डोर क्या है कि कंटिन्यूस मास सिस्टम है, और ये क्या है, डिस्क्रीट मास सिस्टम है। विकास ने कहा 2ma²। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं 2ma² सही है या गलत है। तो देखिए इसका और इसका जब हम लोग फाइंड करेंगे तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा। क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा? क्योंकि इनका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस 0 है, एक्सिस पे ही सिचुएटेड है, तो इनका 0 हो जाएगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इन दोनों मासेस का आएगा, इन दोनों मासेस का आएगा, यानी कि अगेन इसका ma², इसका भी ma², यानी कि नेट क्या हो जाएगा, 2ma²। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड हैविंग मास m and length L about an axis passing through center of mass and perpendicular to rod। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग कि ये एक हमारे पास रॉड है, सॉरी ये हमारे पास एक रॉड है ना, और इसका सेंटर ऑफ मास, ये क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसका मास m है और लेंथ L है, इसका मास m है और लेंथ L है, तो इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहां पे हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही एक एक्सिस पास कर रही है बिल्कुल इस तरीके से, और ये एक्सिस क्या है, इस रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि मान लो ये हमारा रॉड है, ये हमारी एक्सिस है, और इसके अबाउट ये रॉड है इस तरीके से, तो ये रॉड इस प्लेन में ऐसे रोटेट करेगा, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो हमें पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, इस केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो रॉड का अभी हम लोगों ने, है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड फाइंड किया था हम लोगों ने, एक एंड के अबाउट कितना होगा, कितना आया था, ml²/3 आया था। ठीक उसी तरीके से ये भी हम लोग फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, अगेन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, हम क्या मानेंगे कि एक स्मॉल dx लेंथ का छोटा सा एलिमेंट है जो इस सेंटर ऑफ मास से एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्रेजेंट है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x प्रेजेंट है। अब इस स्मॉल जो dm है, इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस हमें पता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि di हम लिख सकते हैं क्या, dm इंटू x², dm इंटू x²। तो यहां पे अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, ठीक, इंटीग्रेट कर देते हैं। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm की वैल्यू वही है मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ कितना लिया हमने, dx लेंथ लिया है, तो ये हो गया dx इंटू x², डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, इस बार 0 से लेके L/2 तक, है ना, 0 से लेके L/2 तक, यहीं तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो 0 से लेके L/2 तक इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये अगेन आ जाएगा m/L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू dx, क्या आ जाएगा, x³ 3। कहां से कहां तक, 0 से लेके L/2 तक, वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ आ जाएगा m/L इंटू L³ अपॉन 2³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, 8 4 जा 32, है ना, सही लिखा है, ओ सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 3 आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 24, है ना। अब ये ml, एक l यहाँ से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा
नेट बचा है ml² ये किस साइड का हुआ? ये तो सिर्फ एक साइड का हुआ। ऐसा ही सिमेट्रिक बिल्कुल इधर भी है, ऐसा ही सिमेट्रिक बिल्कुल इधर भी है। तो इसी को जस्ट क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू ml²/24 which will be equal to ml²/12 ml²/12। तो समझ में आ रही है बात कि हम लोग किसी भी कंटिन्यूस के लिए कैसे निकालेंगे, स्मॉल एक dx एलिमेंट ले लेंगे। अब वो dx एलिमेंट उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि स्फेयर है तो हमें, है ना, हॉलो स्फेयर मानने पड़ेंगे जिसके लेंथ dx हो। डिस्क है तो छोटे छोटे रिंग मानने पड़ेंगे कि एक रिंग मान लेते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ x जिसकी लेंथ dx हो। इस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग मास m, रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। प्लेन ऑफ डिस्क के बिल्कुल परपेंडिकुलर। प्लेन ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो प्लेन ऑफ डिस्क ही बना लेते हैं। ये लीजिए हमारी डिस्क हो गई और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। इसके सेंटर ऑफ मास के पास करती हुई एक एक्सिस मान ली हमने एक्स एक्स। इस एक्सिस के अबाउट ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अब हमें, है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें, हमें छोटे छोटे रिंग मानने पड़ेंगे अब इस केस के लिए। क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे रिंग मानने पड़ेंगे जिसकी लेंथ यानी कि थिकनेस जो है वो बहुत ही कम हो, dx हो। इस तरीके से हम लोग, है ना, रिंग मान लेंगे कि ये रिंग है। अब इस रिंग की लेंथ कितनी मानेंगे, थिकनेस कितनी मानेंगे, तो थिकनेस मान लेंगे कि dx थिकनेस है, dx थिकनेस है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो होता है वो काफी आसान होता है फाइंड करना। क्यों आसान होता है, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि एक हमारी रिंग है, पूरा मास इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, इस रिंग पे, है ना। और इसके ठीक जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करेगी जो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, है ना, किसके प्लेन के, इस रिंग के प्लेन के। यानी कि ये हमारी एक्सिस है और रिंग हमारी इस तरीके से रोटेट कर रही है। रिंग हमारी इस तरीके से रोटेट कर रही, तो रिंग ऐसे रोटेट कर रही, तो देखो अब रिंग का हर एक पार्ट जो है वो, तो इसके अंदर देखिए इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके r तक करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, 0 से लेके r तक इंटीग्रेट कर दिया, जिसमें ये r², अब ये r² कांस्टेंट हो गया इसके लिए, तो जो रेडियस ऑफ रिंग होगा वही हो गया। और dm को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, अब r तो कांस्टेंट हो गया, तो हमें इंटीग्रेट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ dm को इंटीग्रेट करना है। कहां से लेके कहां तक, तो पहले स्मॉल लिया यहाँ पे, तो मास 0, फिर टोटल मास m, तो क्या आ जाएगा m इंटू r²। dm को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m, तो क्या आ जाएगा m इंटू r², यानी कि ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि रिंग के केस में क्या है कि जो भी मास है वो इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है फ्रॉम एक्सिस। कौन सी एक्सिस, उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, है ना। एक एक्सिस ये भी तो हो सकती है कि रिंग जो है ना, वो बिल्कुल इस एक्सिस पे ही रखा हुआ, यानी कि रिंग की जो एक डायमीटर है वही एक्सिस हो जाए, तो उसके अबाउट इस तरीके से रोटेट करे। ऐसे ये रिंग है, रिंग का प्लेन ये है, इसी के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करे, है ना। बिल्कुल वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। डिस्क का सबसे पहले देख लेते हैं। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिखा कि mr² होगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क di, है ना। क्या किया हमने, रिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है ना, रिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। रिंग में कन्वर्ट किया, रिंग में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे इसका मास जो होगा, मास क्या लिखेंगे हम लोग, मास विल बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू दैट लेंथ।
अब डिस्क है तो उसकी मास क्या हो जाएगा, सरफेस डेंसिटी हो जाएगी इस केस में। तो सरफेस डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया इसका जो भी डिस्क का एरिया है ना। रेडियस r है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो मास पर यूनिट लेंथ है ना इनटू उतना लेंथ, कितना इस रिंग का जो लेंथ लिया, रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, तो 2 पाई x है ना। रिंग का लेंथ यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ x हम लोग गए तो इतना लेंथ हो गया। ये क्या हो गया, उसका मास हो गया है ना। अच्छा, मास के लिए इनटू ये जो रिंग मानी है इसकी dx थिकनेस है, तो यहाँ पे थिकनेस हम लोगों ने डाल दी। यहाँ पे अब क्या है, सरफेस मास डेंसिटी है ना, तो एरिया है, तो यहाँ पे भी एरिया होना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। समझ में आ रही बात? ठीक, इसको इंटीग्रेट करना है। ये क्या हो गया, ये मास हो गया इनटू इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, एक्सिस। डिस्टेंस कितना है, एक्सिस। तो इधर भी इंटीग्रेट कर दिया, इधर इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 से लेके i तक, और इधर इंटीग्रेट कर दिया कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके r तक। कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट किया, 0 से लेके r तक इंटीग्रेट किया है। ठीक, ये जो एरिया है जब इसको हम लोग फाइनली इंटीग्रेट कर देंगे तो ये x की जगह, अब यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x क्यूब हो जाएगा, यानी कि x⁴/4 का टर्म यहाँ पे आएगा, x⁴/4 का टर्म आएगा। और यहाँ पे देखिए ये एरिया है, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर टर्म यहाँ है, तो यहाँ एक आर स्क्वायर टर्म और ऊपर आर स्क्वायर टर्म कट जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर वाला टर्म। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, द फाइनल आंसर विल बी mr²/2, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद मैं बता रहा हूँ रिजल्ट विल बी mr²/2, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क है ना, ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डिस्क का इतना हो जाएगा। इसी तरीके से स्फेयर का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसी तरीके से सिलेंडर का फाइंड कर सकते हैं है ना। हॉलो सिलेंडर हो तो आसान हो जाएगा फाइंड करना, क्योंकि हॉलो सिलेंडर के केस में क्या हो जाएगा कि जो भी मास है वो मास पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा, तो उसके केस में भी ये रिंग वाला केस हो जाएगा हमारा, तो mr² आ जाएगा। दिक्कत किस केस में होगी, जहां पे मास जो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजिशन पे ना होके हमारा वो इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हमारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उस मास को इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा। तो किस तरीके से लिखा हम लोगों ने, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ रिजल्ट्स जो है वो हमें याद रखने पड़ेंगे। सिलेंडर के लिए कितना होता है, स्फीयर के लिए कितना होता है, हॉलो स्फीयर के लिए कितना होता है, कुछ रिजल्ट्स हम लोग याद रखेंगे। उन रिजल्ट्स को याद करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग, टॉर्क और रोटेशनल इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। ऑन S2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए S2ON पर बने रहिए।